फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तेज हो गई है। प्रशासन ने 13 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की है। इनमें 4 स्वास्थ्यकर्मी, 1 सफाई कर्मी और 1 महिला पार्षद भी है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराया है। आज सीएमओ कार्यालय में तैनात एक और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। युवक ने सोमवार तक सीएमओ कार्यालय में ड्यूटी की है। संक्रमित कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में तैनात है। कोविड के कार्य को देखते हुए इसे सीएमओ कार्यालय में अटैच कर लिया गया था। इंद्रनगर निवासी 28 वर्षीय युवक की रिपोर्ट में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वो जिला अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन पद पर कार्यरत है। उसने 30 मई को जांच कराई थी। इधर संत नगर निवासी युवक भी संक्रमित हुआ है। यह युवक जिला अस्पताल की एनसीडी ओपीडी में पद पर तैनात है। वहीं आइसोलेशन वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्टाफ नर्स ने 30 मई तक स्वास्थ्य सेवाएं आइसोलेशन वार्ड में दी हैं। वो कोरोना संक्रमित मरीजों के लगातार संपर्क में बनी हुई थी। सैंपल लेने के बाद उसको एक होटल में क्वारंटीन किया गया था। सैनिटाइजेशन की ड्यूटी में लगा एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया। इसके अलावा एक नगर निगम के वार्ड नंबर 46 की महिला पार्षद भी संक्रमित मिली है। इसकी पिछले दिनों तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में उसकी कोरोना की जांच कराई थी। नए संक्रमित मरीजों में एक गर्भवती महिला भी है जो हिमायूपुर की रहने वाली है। जसराना के गांव कोडर कैलई में दिल्ली से आया प्रवासी श्रमिक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं वायरस को देखते हुए जिले में सैनिटाइज का काम अब और तेज कर दिया है। वहीं आज शिकोहाबाद में कई वार्डों में मशीनों द्वारा सैनिटाइज किया गया। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए इस महीने 19 तारीख को चुनाव करवाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 18 सीटों के लिए नतीजे भी 19 जून को ही घोषित किए जाएंगे। देशव्यापी लॉकडाउन को खोलने की शुरुआत के साथ ही स्थिति सामान्य की ओर लौट रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव कराने का फैसला किया। 19 जून को आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान की 18 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले फरवरी में 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसमें से 10 राज्यों की 37 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध ही चुन लिए गए, लेकिन 18 सीटों पर चुनाव बाकी रह गया। इन सीटों पर पहले 26 मार्च को चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते चुनाव को टालना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सोमवार रात कुछ लोगों ने एक दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया। जिले के फतन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुझैनी गांव में कुछ लोगों ने एक युवक को पीठ से बांधा और पेट्रोल डालकर जिंदा फूंक दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी की जीप को आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंक दिया। गांव में तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि फतन नगर थाना क्षेत्र के बुझैनी गांव निवासी रणविजय पटेल का बेटा 25 वर्षीय अंबिका पटेल हाल ही में जेल से छूटकर आया हुआ था। उस पर गांव की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर वीडियो वायरल करने का आरोप था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। अचानक देर रात कुछ लोग अंबिका के घर पहुंचे और उसे जबरन उठा ले गए। घर से कुछ दूर ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध दिया और जमकर पीटने लगे और बाद में पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसने के कारण अंबिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी होते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे फतन नगर थाना प्रभारी की जीप को आग के हवाले कर दिया। मामले को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। वो इस संबोधन में भारतीय उद्योग जगत के साथ देश को आर्थिक वृद्धि की राह पर लाने का मंत्र साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन ऐसे समय में होने जा रहा है जब लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के साथ ही कंपनियां परिचालन शुरू करने लगी हैं और कारखाने खुलने लगे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाला ये कार्यक्रम
CII की स्थापना के 125 साल पूरा होने के अवसर पर है। उद्योग संगठन की स्थापना 1895 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम MSME क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस का कल दिल्ली में शुभारंभ किया। चैंपियंस प्लेटफॉर्म देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। इससे इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर MSME क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा। साथ ही कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाशने में मदद मिलेगी। इससे संभावित उद्यमियों को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसलों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों, मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार के फैसलों से किसानों, रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों और MSME को अत्यधिक लाभ होगा। MSME की परिभाषा में परिवर्तन से न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देश के उद्यमों को नया जीवन भी मिलेगा। सरकार के सकारात्मक सुधारों से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि PM स्वनिधि स्कीम से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। ये योजना रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में कारोबार फिर शुरू करने के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के प्रयासों की सराहना की और ग्रामीण भारत को आवश्यक प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की करीब 1.5 गुना वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि ऋण को चुकाने की अवधि भी इसी उद्देश्य से बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बिदूना थाने में तैनात महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि बीते 26 अप्रैल को 22 वर्षीय मृतक महिला सिपाही सालू गिरी की शादी हुई थी। वह मूल रूप से बागपत जिले की रहने वाली है। यहाँ वह किराए के कमरे में रहती थी। सुबह कमरे में उसका शव छत से लटका हुआ मिला। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, वैसे ही इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह सालूगिरी को ड्यूटी आने के लिए फ़ोन किया गया था और फ़ोन नहीं उठा, जिसके बाद उसे बुलाने को दूसरी महिला सिपाही को भेजा गया। आवाज़ लगाने के बाद अंदर से झांक कर देखा तो फंदे पर लटकी हुई थी। घटना की जानकारी होते ही CO मुकेश प्रताप, कोतवाल विनोद कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें दोनों सदनों के महासचिव शामिल हुए। इसमें आगामी मॉनसून सत्र के लिए तमाम विकल्पों पर विचार किया गया। इसमें सेंट्रल हॉल में लोकसभा की बैठक होने की संभावना और राज्यसभा को लोकसभा के चैम्बर में स्थानांतरित करने के उपाय भी शामिल हैं। दोनों सदनों की बैठक को वैकल्पिक दिनों में आयोजित करने पर भी विचार किया गया। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने तकनीक को अपनाकर मौजूदा हालात में सत्र को चलाने पर भी जोर दिया। वर्चुअल पार्लियामेंट के विकल्प के बारे में सभी संभावनाओं को तलाशने पर भी दोनों पीठासीन अधिकारियों ने जोर दिया। दोनों महासचिवों ने संसद की विभिन्न समितियों की प्रस्तावित आभासी बैठकों से जुड़े मुद्दों के बारे में पीठासीन अधिकारियों को जानकारी दी। सभापति M वेंकैया नायडू ने पहले से तय 37 नए सदस्यों को शपथ दिलाने के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया है। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। गृह कार्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 3 जून को प्रस्तावित बैठक कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति के चलते टाल दी गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा इस समिति के अध्यक्ष हैं।
विभिन्न राज्यों में क्वारंटाइन होने के चलते समिति के कुछ सदस्यों ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इसी के चलते समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से इस बैठक में शामिल होने में असमर्थ सदस्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति मांगी है। इसी बीच राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न समितियों के वर्चुअल बैठक को लेकर चर्चा की। सभापति ने कहा कि नियमों के तहत बैठक को स्थगित करने के लिए राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार नहीं है। लिहाजा दोनों ने इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की नियम समितियों के पास भेजने का फैसला किया है। विभाग संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष अपने आधिकारिक क्षेत्र के तहत संसद परिसर में कभी भी इन बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। इसी के तहत आनंद शर्मा ने 3 जून को गृह कार्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई थी। यूपी की मेरठ पुलिस ने बिना सिर और हाथ के मिली लाश का 1 साल बाद खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पंजाब के लुधियाना की बीकॉम छात्रा को अमन बनकर मेरठ के मुस्लिम युवक साकिब ने प्रेम जाल में फंसाया था। छात्रा उसके झांसे में आकर घर से लगभग 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। मेरठ आकर अमन के साकिब होने का वांडा फूट गया तो आरोपी ने ज्वेलरी हड़पने के लिए छात्रा को जान से मार डाला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और 3-4 अन्य साथी भी हिरासत में हैं। आपको बता दें कि मेरठ एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि 13 जून 2019 को लोहिया गांव में एक कुत्ते को इंसान का हाथ मुंह में लेकर भागते हुए देखा गया। जब गन्ने का खेत खंगाला गया तो वहां से एक युवती की लाश बरामद हुई जिसका सिर और एक हाथ गायब था। उस समय युवती की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 1 साल बाद एसएसपी ने बताया कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में मिसिंग मामले दिखवाए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस की एक टीम को इस काम के लिए लगाया गया कि लोहिया गांव के कौन कौन लड़के बाहर काम करते हैं। वे जहां जहां काम करते थे वहां के थानों में मिसिंग केस दिखवाए गए। आखिरकार पंजाब में जाकर पुलिस को सफलता मिली। एसएसपी ने कहा कि 1 साल की मेहनत के बाद पुलिस आखिर उस युवती तक पहुंच गई जो लापता थी। 23 वर्षीय युवती की पहचान लुधियाना मोतीनगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। एसएसपी के अनुसार युवती बीकॉम की छात्रा थी। मेरठ के लोहिया गांव का साकिब वहां पर नौकरी करता था, कपड़ा बेचने का काम करता था। उसने वहां अपना नाम अमन बता रखा था। साकिब उर्फ अमन ने युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। मई में दोनों लुधियाना से फरार हो गए। युवती अपने साथ करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हुई थी। दोनों करीब 1 महीना तक दौराला में किराए के मकान में रहे। पिछले साल ईद वाले दिन साकिब उसे अपने घर लेकर पहुंचा। यहाँ छात्रा को पता चला कि वह अमन नहीं साकिब है, यानी कि हिंदू लड़का नहीं है बल्कि मुस्लिम युवक है। भांडा फूटते ही दोनों में विवाद हो गया। साकिब उर्फ अमन उसे घुमाने के लिए घर से बाहर ले गया और ईद वाली रात उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर छात्रा को पिला दी। वह बेहोश हो गई। इसके बाद खेत पर ले जाकर उसने गला काटकर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए उसने सिर और हाथ को कहीं और फेंक दिया। पुलिस मान रही है कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी साकिब गिरफ्तार है। उसके परिवार से जुड़े 3-4 युवकों से भी पूछताछ की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने बाजार में एक प्रीपेड टैरिफ वाउचर उतारा है। पिछले हफ्ते ही इस प्लान को लागू किया गया। 1498 रुपए के इस प्लान में 365 दिनों की वैधता के साथ लंबी अवधि व डाटा का फायदा मिलेगा। प्रधान महाप्रबंधक विद्यानंद ने कहा कि इस प्लान में ग्राहकों को साल भर के लिए 91 GB डाटा मुफ्त मिलेगा। हालांकि शुरुआत के 2 महीने अनलिमिटेड कॉल के साथ निःशुल्क डाटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह प्लान ऐसे लोगों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए डाटा का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन बार बार रिचार्ज के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। इसके अलावा कंपनी ने प्रमोशनल ब्रॉडबैंड ऑफर को भी 20 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही 899 रुपए का एक प्लान और है।
इसमें BSNL से BSNL के नंबरों पर अनलिमिटेड कॉल की सेवा मुफ्त है। इसकी वैधता भी 1 साल की है। इसमें 2 GB हाई स्पीड डेटा भी ग्राहकों को मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आगे की रणनीति क्या है। उन्होंने बताया कि एक ऐप लॉन्च किया गया है जो बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड हैं और खाली हैं या नहीं, ताकि कोरोना के मरीजों को अस्पताल के लिए दर दर न भटकना पड़े। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने आप लोगों के लिए कई इंतजाम किए हैं। जहां भी कोरोना पहुंचता है तो वहां फैलता ज़रूर है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है कि बेड नहीं होते, वेंटिलेटर नहीं होते। ऐसे में हालात और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली इस मामले में कोरोना से कई कदम आगे है। दिल्ली में बेड की कमी नहीं है। और दुनिया भर में कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया। वहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, कोरोना अगर एक बार ही आ जाए तो फैलता तो है लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे अगर 8,000 पेशेंट थे, 20,000 मान लीजिए पेशेंट थे, तो बेड उनके पास 8,000 ही थे। बेड की कमी हो गई उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, उनके पास वेंटिलेटर की कमी होगी, उनके पास ICU की कमी हो गई। इस सब की वजह से वहाँ पे दिक्कतें आने लगी, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों की मौत बहुत ज़्यादा हो गई। आज उस मामले में दिल्ली, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, ICU का, सबका इंतजाम किया हुआ है। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि हमने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है, बेड की कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, ICU की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूँ, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इन्फॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2,600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4,100 बेड खाली पड़े हैं। 4,100 बेड आज खाली पड़े हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा। लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैप है। इस इन्फॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। और तो ये एक बार ऐप देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अभी आपके सामने ये दिखाएंगे। जैसे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप सामने दिखाया उसने कि टोटल बेड कितने थे। फिर उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक अस्पताल की डिटेल आ रही है। एक अस्पताल के आगे कि कितने बेड खाली हैं, कितने टोटल बेड हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। जैसे अभी 6,731 बेड टोटल हैं, उसमें से 2,819 भरे हुए हैं और 3,912 खाली हैं। उसके अंदर ये वेंटिलेटर का आ गया, ये सारे किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर, टोटल 302 वेंटिलेटर है दिल्ली में और 210 खाली हैं, 92 वेंटिलेटर्स अभी भरे हुए हैं। तो ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में डेली कोरोना इस नाम से
आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका वेब पेज भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो इसका एक वेब पेज बनाया गया है, delhiFightsCorona.in, delhiFightsCorona.in/beds। इसके ऊपर भी आपको ये सारा बेड्स का स्टेटस मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो आप 1031 जो हमारी हेल्पलाइन है, 1031 पे फ़ोन करेंगे तो वो आपको पूरा का पूरा जो बेड्स का स्टेटस है वो आपको SMS के ज़रिए भेज देंगे। और या आप इस नंबर पे, अगर आप व्हाट्सएप नंबर है 8800007722, इस नंबर से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ऐप से डाउनलोड कर लिया, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको पता चला कि इस अस्पताल के अंदर इतने बेड खाली हैं। आप उस अस्पताल में गए, ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतज़ाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। इसका पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज दिल्ली के अंदर 20,000 से ज़्यादा केस हो गए, लेकिन केवल 2600 लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी। आज की डेट में भी 6-7 हज़ार लोग अपने घरों के अंदर इलाज कर रहे हैं, उनको अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 119 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक आशा वर्कर के द्वारा 11,68,917 प्रवासी मजदूरों कामगारों को ट्रैक किया गया है, जिनमें से 1,036 में कुछ लक्षण मिले हैं, जिनके सैंपलों की जांच कराई जा रही है। अब तक मिली 450 रिपोर्ट में 119 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सोमवार को प्रदेश में 9,575 सैंपल की टेस्टिंग कराई गई, जिसके अंतर्गत 10-10 सैंपल के 115 और 5-5 सैंपल के 785 पूल लगाए गए। इसके अलावा और क्या कहा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने, आइए आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। अब तक संक्रमण से 223 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय हमारे रिकवरी का प्रतिशत 59.51 चल रहा है। 59.51% रिकवरी का रेट है, रिकवरी परसेंटेज है। कल प्रदेश में 9,575 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 785 और 10-10 सैंपल के 115 पूल लगाए गए। आशा वर्कर्स के द्वारा प्रवासी कामगारों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा जाता है और जिसमें भी किसी प्रकार के कोई लक्षण होते हैं उनकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है, जो हमारे पोर्टल पर आती है, और उसके पश्चात हम उनकी जांच करवाते हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 11,68,917 माइग्रेंट्स को ट्रैक किया जा चुका है। इनमें से 1,036 सिम्टोमेटिक मिले हैं, जिनमें कोई न कोई लक्षण है, और इनके सैंपल्स लेकर के इसकी जांच करवाई जा रही है। अब तक 450 रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं टेस्ट के, जो माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। उनमें से 119 पॉजिटिव और 331 नेगेटिव, यानी 26.44% जो आशा वर्कर्स ने चुना उनमें पॉजिटिविटी पाई गई है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ऐप से हमें निरंतर लाभ प्राप्त हो रहा है।
अब तक हमारे कंट्रोल रूम से 51,451 51451 कॉल्स की जा चुकी हैं, जिन्हें भी अलर्ट जनरेट हुआ है आरोग्य सेतु ऐप से। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ये इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। तो जिनको भी अलर्ट जनरेट होता है उनको हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से उनको हम फ़ोन करवा के उनका हालचाल पूछते हैं और उन्हें हम सतर्क रहने की सलाह भी देते हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर भी है 1800 180 51 45। किसी भी व्यक्ति को यदि ये शक हो कि उसे कोई लक्षण आ रहे हैं या उसके पड़ोस में या पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है या सांस फूल रही है, तो इस नंबर पर फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। और अगर वो बताते हैं कि आप अपनी जांच करवाएं तो आपको जिला चिकित्सालय जाकर के या नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाकर के सलाह लेनी चाहिए। आपकी जांच की जाएगी और अगर जांच में किसी प्रकार का संक्रमण पाया जाता है तो निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी। अभी तक जो हमने आरोग्य सेतु में 51,451 लोगों को कॉल किया, उसमें 132 लोगों ने बताया कि वो संक्रमित हैं इस समय और उनका इलाज चल रहा है। 63 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2,122 लोग इस समय क्वारंटाइन में रखे गए हैं। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज़ में सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं ताकि जो भी कंटेनमेंट की एक्सरसाइज है उसको हम मजबूती से कर सकें। और उस क्रम में अब तक 13,955 एरियाज़ में, जिसमें 3,858 हॉटस्पॉट के और 10,097 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। अब तक 1,01,874 टीम दिवस के माध्यम से 79,06,668 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,01,73,231 लोग रहते हैं। ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है सेरो सर्वेलेंस का, जिसमें कि खून के नमूने लेकर के उससे ये अंदाज लगाया जाता है एलिजा टेस्ट के माध्यम से कि लोगों में कितना संक्रमण यदि आया है तो क्या किस हद तक संक्रमण आया है। इस संबंध में ICMR के द्वारा 10 जनपदों में ब्लड के सैंपल्स लिए गए हैं और हम लोग इस समय ये उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कि हमें वो रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम और मजबूती से अपने कंटेनमेंट का कार्य और आगे का कार्य हम और मजबूती से करेंगे। आपको मैंने कल बताया था कि हमारे स्टेट प्लेन से ट्रूनेट मशीन्स आ रही थी प्रदेश में, 20 हमारे पास पहले आ गई थी। कल हमारे प्लेन से 21 ट्रूनेट मशीनें और आ गईं और 34 हमारे पास 2 दिन के बाद पहुंच रही हैं। इस तरह हमारे पास 75 2 स्लॉट वाले ट्रूनेट मशीन अगले 2-3 दिन में आ जाएंगे, जिनको हम अगले 1 सप्ताह के अंदर हर जिले में फंक्शनल कर देंगे। इससे जो नॉन कोविड केयर है या कोविड केयर है उससे बहुत ज़्यादा उसमें सुविधा मिलेगी। जो भी कोई मरीज़ आता है, अगर उसमें ज़रा सा भी शक होगा कि ये हॉटस्पॉट से आया है या इसके कुछ लक्षण है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो तत्काल 1-1.5 घंटे के अंदर उसकी जांच हो सकेगी और उसको जो भी चिकित्सा सुविधा है, जो भी ऑपरेशन करना है, उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। आपके माध्यम से एक बार फिर से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से सतर्क रहकर, सावधान रहकर हमें अपना बचाव करना है। और इस समय जबकि सारी गतिविधियां खुल गई हैं और लोगों का इंटरेक्शन आपस में बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, जिससे कि हमें कोई संक्रमण न मिले, ना आए, ना हम दूसरों को संक्रमित करें, ना हम दूसरों से संक्रमित हों। और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढक कर रखना, चाहे मास्क से ढकिए, चाहे गमछे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल में अपने मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखिए। और जहां भी आप जाएं, कोशिश करिए कि सामने वाले व्यक्ति से 2 गज की दूरी आप कम से कम मेंटेन करें। घर में और बाहर हर जगह बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, जिनको पहले से कोई बीमारी हो, और छोटे बच्चों को, इन्हें बचाएं, इनसे दूर रहें। जब इन्हें कोई समस्या आती है, संक्रमण होता है, तभी जटिलताएं आती हैं, बाकी लोगों को उतनी जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को,
जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हों, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, कैंसर से, लिवर से या किडनी की बीमारी से, उनको और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को, इनको हम बचाएं, इनके पास हम न जाएं, इनसे हम 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करें। और एक अनुरोध अंत में आपके माध्यम से ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति से, उनका कार्य इस समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी हमारे प्रदेश में आए हैं। अगर वो मजबूती से इस बात को इंश्योर करवाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लोग होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करें, होम क्वारंटाइन की अवधि में बाहर न निकलें, तो हम अपने प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सफल हो सकेंगे। तो अनुरोध है मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति से कि आप अभी अपनी चौकसी बनाए रखिए। अभी भी प्रवासी लगातार हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। पूरे जून के महीने तक चौकसी बनाए रखनी होगी, क्योंकि 21 दिन का होम क्वारंटाइन होता है और अभी प्रवासी आते रहेंगे तो 21 दिन की अवधि जून के अंत तक ही खत्म होगी। बहराइच की कोतवाली नानपारा की पुलिस ने एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि नानपारा कोतवाल ओम प्रकाश सिंह को सोमवार देर शाम सूचना लगी कि नेपाल से एक तस्कर चरस लेकर कस्बे की ओर आने वाला है, जो दिल्ली जाने की फिराक में है। इसकी जानकारी उन्होंने अफसरों को दी। इसके बाद नवाबगंज रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। उसके पास से 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी की पहचान छोटा बुलेरा निवासी हसनैन के रूप में हुई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।